हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम यहां पे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या आर्टिकल निकले हैं और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप सब हमारे साथ बने रहें। तो पहला आर्टिकल है 6-day ट्रिप टू यूके आयरलैंड, यूक्रेन ट्रेड टॉक्स ऑन टेबल, जयशंकर विजिट यूके टुडे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो आज से मतलब 4 मार्च से 9 मार्च के 6 दिन के 6-day विजिट पे है यूके के। वहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के लेके डिस्कशन होगा कि इंडिया किस साइड है। फिर तो यूके के साथ वो आयरलैंड के भी दौरे पे जाएंगे। यूके क्या है? यूके कुछ देशों को मिल के बनाया हुआ समूह है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन और क्या हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड। और आयरलैंड एक अलग देश है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आ जाते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो वहाँ पे वो जाएंगे। जो ये रशिया यूक्रेन वॉर है उसे रोकने के लिए वहाँ पे बातचीत होगा। फिर यूक्रेन से जो फ्री ट्रेड एनालिसिस है उस पर बात होगा। तो ये सब बात करने वहाँ पे जा रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि जो वहाँ के यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो फ़िलहाल अमेरिका में गए थे शांति बनाने के लिए कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसको लेके कि कैसे रोका जाए, पर वहाँ पे बात हो नहीं सका। तो फिर वो यूरोप आ गए। यहाँ पे उन्होंने फ्रांस, यूरोप सब मिल के बात की, जिससे वो थोड़ा सा मतलब कि हाँ मान गया है कि बात किया जा सकता है। और इंडिया का तो ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है रूस भी गए थे, यूक्रेन भी गए थे। तो यूरोप चाहता था कि जो इंडिया है वो वार रुकवाने में मदद करे। और यूरोप को प्रॉब्लम ये था कि जो इंडिया है वो रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है, पर इंडिया और रशिया का तो पुराना मतलब रिश्ता चला आ रहा है, तो वो रोक नहीं सकते। पर हाँ, इंडिया की तरफ से समझा मतलब हस्तक्षेप किया गया था कि वॉर रुकवाया जाए, पर अभी तक से पॉसिबल हुआ नहीं। और यूएस भी कोशिश किया था, पर रशिया की तरफ से है कि वो रोकना चाहते हैं, पर यूक्रेन रोकने के पक्ष में अभी नहीं है। तो जेलेंस्की है कि वो गए थे तो बात तो हुआ नहीं, वो पलट गए। फिर वो यूरोप में आए तो थोड़ा सा माने हैं, पर डील जो होना है उसके लिए तैयार हो गए। जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन जो मिनरल्स डील होने वाला था उस पर दस्तखत करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि व्हाइट हाउस में हुई बहस का फ़ायदा सिर्फ रशिया को हुआ है, उससे यूक्रेन का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक तरफा मतलब जो बातें थी वो एक वन साइडेड थी, इससे यूक्रेन का सिर्फ लॉस हो रहा था, इसलिए उन्होंने वो बात नहीं मानी। और अगर मिनरल डील के लिए बुलाया जाता है तो वो व्हाइट हाउस वापस जाना पसंद करेंगे, पर उन्होंने सुरक्षा की मांग फिर से दोहराई है, उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। जेलेंस्की 28 फरवरी को ट्रंप के साथ मिनरल डील पर साइन करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप से मुलाकात के दौरान उनकी बहस हो गई। इसके बाद जेलेंस्की समझौता किए बिना लंदन चले गए। यूक्रेन अमेरिका को जो रेयर अर्थ मटेरियल है, मतलब दुर्लभ जो खनिज मिलते हैं धरती के नीचे से, उसको लेकर डील होना था, जिसमें
यूक्रेन जो है अमेरिका को डेवलप करने देने के लिए राजी था। तो इसी डील के लिए अमेरिका वो गए थे और अमेरिका ने इस डील के बदले यूक्रेन को रीडेवलपमेंट के लिए मदद करने की बात कही थी। तो अब जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर 6 दिन के दौरे के लिए यूके और आयरलैंड गए हैं, वो अभी इन सब बातों पे वहाँ पे बात करेंगे और देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री का गिर नेशनल पार्क में जाना। तो ये फोटो वहीं से आई हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग ए लायन सफारी एट गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑन मंडे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन गुजरात के गिर नेशनल पार्क पहुंचे, वहां जंगल सफारी का आनंद लिया और फोटोग्राफी भी की। गिर नेशनल पार्क में 600 से ज़्यादा एशियाटिक लायन है। गिर नेशनल पार्क 600 प्लस एशियाटिक Prime Minister Narendra Modi chaired his first meeting of the National Board for Wildlife (NBWL) at Gir National Park in Junagadh district on Monday, where he announced plan to expand Project Cheetah to Gandhi Sagar Sanctuary in Madhya Pradesh and Bunny Grassland in Gujarat। तो फिलहाल जो चीता है वो कहाँ पे थे? कूनो जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इसको गांधी सागर एमपी और बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में एक्सपेंड करने के बारे में बात करना है। तो मोदी made a slew of announcements including on starting Asiatic lion population estimating exercise in May, setting up a center for effective management of human wildlife conflict and new conservation initiative for घड़ियाल and great Indian bustard। मतलब एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है और उसे कैसे बढ़ाना है उस पर ध्यान देना है, और न्यू कंजर्वेशन इनिशिएटिव स्टार्ट करना है किसके लिए? घड़ियाल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो इंडिया में कितने नेशनल पार्क है? तो नेशनल पार्क कितने हैं इंडिया में? 106। 2021 में 2 नए नेशनल पार्क ऐड हुए थे असम में, ठीक है। अब असम में हो गए टोटल 7 नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 11 नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कैसे होते हैं? नेशनल पार्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कोर, एक होता है जिसको बोला जाता है बफर सिस्टम, बफर। तो ये हो गया बफर हो जाता है, ये कोर इंसानों के लिए अलाउड नहीं है। और यहाँ पे आदमी सफारी कर सकते हैं, जा सकते हैं देखने घूमने। और ये एकदम कोर जोन हो गया जहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये एरिया हो गया इनके आने जाने के लिए है, पर यहाँ पे लोग सफारी के लिए जा सकते हैं। तो जहाँ गए हैं गुजरात में कितने नेशनल पार्क है? गुजरात में 5 नेशनल पार्क है। सबसे पहला है गिर नेशनल पार्क, दूसरा है ब्लैक बक नेशनल पार्क, तीसरा है वांसडा नेशनल पार्क, चौथा है
मैरीन नेशनल पार्क, पांचवा है जैम्बुगोड़ा नेशनल पार्क, पर इसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। फिर आता है अंडमान एंड निकोबार में, वहाँ पे 9 है। फिर आता है असम, जहाँ पे 7 है नेशनल पार्क। तो जो नेशनल पार्क है वो किसके अंदर आता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, अंडर विच एक्ट? अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो कहाँ कहाँ फैलाने का है? एक है जो चीता का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ कहाँ फैलाना है? गांधी सागर सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में, और बन्नी ग्रासन गुजरात में। अभी सिर्फ कुनो नेशनल पार्क में है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आते हैं अगले न्यूज़ पे। इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। Farm exports have posted above average growth, with basmati rice, spices, coffee and tobacco shipments set to cross new high in 2024-25. But imports, especially of pulses and edible oils, have surged too. मतलब जो इंडिया का एग्रीकल्चर ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ है, वो इंक्रीज हुआ है। स्पेशली बासमती राइस, स्पाइसेस, कॉफ़ी एंड टोबैको शिपमेंट्स, और जो इम्पोर्ट्स है स्पेशली ऑफ पल्सेस, एडिबल ऑयल है, वो भी बढ़ा है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली वैसे स्टेट्स में होता है जहाँ पे मतलब उनके बॉर्डर पे ओशियंस ना हो या पानी की कमी ज़्यादा रहे। और नॉर्मली जितने कोस्टल स्टेट्स है वहाँ पे फिशरीज का मतलब या सी फूड के लिए ज़्यादा स्कोप रहता है। तो हमारे सी मतलब कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो हमारे पास जो कोस्टल स्टेट्स है जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। तो कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं? मतलब हाँ, कोस्टल स्टेट्स आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड गोवा। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो स्टेट्स है इनमें फिशरीज या सी फूड का ज़्यादा डिमांड है। तो और जो भी लैंडलॉक स्टेट्स है मतलब जिसके आसपास समुद्र नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, बिहार में तो बिहार भी हो गया, फिर से झारखंड हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, और नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये जितने स्टेट्स है यहाँ पे इनके कंपेयर में इनके ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये इनके पास कोस्टल एरिया नहीं है कि ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डायरेक्ट सी के थ्रू कर सके और फिशरीज ये सब कलेक्ट कर सके। तो ये सब स्टेट्स है एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैव राइजन 6.5% फ्रॉम 35.2 बिलियन इन अप्रैल December 2023 to 37.5 billion in April December 2024.
That's more than 1.9% overall increase in the country's merchandise export for this period. मतलब जो इंडिया का जो 2013 में अप्रैल से दिसंबर में जो एक्सपोर्ट था $35.2 बिलियन का, वो बढ़ के 2024 में $37.5 बिलियन का हो गया है। और ओवरऑल एक्सपोर्ट मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में 1.9% का इजाफा हुआ है। और ऐसे देखा जाए एग्रीकल्चर में तो 6.5% का इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है मतलब इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर का, एक्सपोर्ट तो तब बढ़ेगा जब जो इंडिया के जितनी पॉपुलेशन उन सब के लिए सफिशिएंट हो, तभी हम लोग बाहर भेज पाएंगे। और बाहर भेज रहे हैं तो हमारे पास इनफ अमाउंट में वो चीज़ है कि हम अपने देश के लिए वो सफिशिएंट हो। That said, the difference is even stronger in import. While India's total goods import during April-December 2024 were 7.4% up over April-December 2023, there was an 18.7% rise in imports of farm produce for this same period. इम्पोर्ट भी हमारा 7.4% इंक्रीज हुआ है अप्रैल 2024 में अप्रैल दिसंबर 2023 के कंपेयर में। तो एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लस हैज thus reduced from $10.6 billion in April December 2023-24 to $8.2 billion in the corresponding 9 month of current fiscal April March। तो जो एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लस था उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हो गया है। जो 10.6 बिलियन डॉलर था जो लास्ट ईयर, इस साल को घट के 8.2 बिलियन डॉलर पे आ गया है। अब वो तो ये होता है कि एक्सपोर्ट किस पे डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट टर्सरी फैक्टर पे, टर्सरी मतलब सर्विस वाली चीज़ों पे। सर्विस वाली चीज़ें तब बढ़ेंगी वो जब प्राइमरी पे लोग फोकस करेंगे। तो हमें अगर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमें अपना प्राइमरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पर लोग इस सर्विस की तरफ भाग रहे क्यों? क्योंकि सर्विस में पैसे आते हैं, सर्विस में मनी ज़्यादा है, तो लोग इसकी तरफ चले आते हैं। अब मान लीजिए कि गेहूँ हमने किया, उगाया, तो फिर उससे हमारा आटा बना, तब हमारा बिस्किट बना, ठीक है। तो गेहूँ जो उगाया, गेहूँ को अगर हम मार्केट में बेचें तो अराउंड 30 kg to 35 रुपीज़ पर केजी बिकेगा। आटा का दाम अभी के हिसाब से 45 से 50 रुपीज़ पर केजी बिकेगा। पर जो बिस्किट है या तो बोले कुकी, वो अराउंड 400 से 500 रुपीज़ केजी बिकता है। तो लोग इस पे जाते हैं क्योंकि ये इससे 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा है। पर अगर यही नहीं रहेगा, जो पहला पार्ट है, जो प्राइमरी है हमारे सर्विस का, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और ये सर्विस टर्सरी हो गया। जब यही नहीं रहेगा प्राइमरी, हम जब गेहूँ ही नहीं उगाएंगे तो हमें आटा मिलेगा नहीं। अगर आटा नहीं मिलेगा तो बिस्किट कहाँ से होगा? तो हमें ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर हमें अपना एक्सपोर्ट सुधारना है। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2012-13 से 2023-24 का दिया है। तो ये देखिए बढ़ रहा भी है, घट भी रहा है। बढ़ रहा है, पहले बढ़ा, फिर जो 2014-15 का जो आया था इस साल उसमें घटा है, उसके बाद घटा, फिर बढ़ना कब शुरू हुआ? 16-17 जो ईयर था उसमें ये बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते गया। फिर जब घटा है वो
जो 2019-20 का सेशन था उसमें घटा, ये अराउंड कोरोना के टाइम पे घटा था, ठीक है। ये जो साल है ये कोविड का साल है, तो यहाँ पे कम हुआ, फिर ये बढ़ा है, और जो लास्ट ईयर था ये थोड़ा सा डीप हुआ है। ये हमारा एक्सपोर्ट में जो हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं, इंपोर्ट जो हम दूसरों से मंगा रहे हैं, ये सारे $मिलियन में है। ये कम हुआ, मतलब अगर इंपोर्ट कम हो रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी तो हम मंगाएंगे कब। तो यहाँ पे भी ये बढ़ा है, यहाँ पे फिर ज़्यादा नहीं, हल्का बढ़ा है, फिर ये और बढ़ा, यहाँ पे डाउन गया, यहाँ पे भी डाउन गया। तो जो ये यहाँ पे है ये थोड़ा सा बराबर रहा, क्योंकि ये कोविड का टाइम था, फिर कोविड जैसे ख़त्म हुआ ये बढ़ा, मतलब हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है तो ये बढ़ा है। तो जितना इंपोर्ट है हमारा 2012 पिछले 10 साल का, वो उसके कंपेयर में अभी जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो हमारा बढ़ा है, मतलब प्रोडक्शन हमारा कंपेयर करें इसमें कम हुआ है। वैसे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ा, 41.7 से 48.8 गया है, पर जो इंपोर्ट है वो 19 से 32 गया है। इंपोर्ट का ग्राफ हमारा ज़्यादा ऊंचा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट 41 से 48 ही गया है, जो कि 2021-22 में और 2022-23 में 50 से ऊपर गया था, और वो वापस नीचे आ गया है। पर जो इंपोर्ट है वो 19 से बढ़ के 32 पे आ गया, मतलब यहाँ से वो 13 के आसपास अराउंड ऊपर उठा है, पर एक्सपोर्ट सिर्फ 7 के ऊपर उठा है। तो हमारा वो लॉस में चले रहे थे। तो टॉप एक्सपोर्ट किस में होता है? मरीन प्रोडक्ट्स में 2022-23 में कितना था? $8,000 मिलियन का था। 2023 में वो घटा है एक्सपोर्ट, मतलब हम प्रोडक्शन कम हुआ तभी एक्सपोर्ट घट रहा है, क्योंकि हम दे नहीं पा रहे, हमारी ही ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। बासमती राइस का 4787 था, जो कि 5843 हुआ, ये बढ़ा है, मतलब इसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ। नॉन बासमती राइस 6356 था, अब वो 4573 है, डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज ये डिक्रीज। फिर यहाँ पे स्पाइसेस है जो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इसलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ। बफेलो मीट तो 2022-23 में था 3193, यहाँ पे एक्सपोर्ट इसका बढ़ गया है। टोबैको 1213 था, यहाँ पे 1449 हुआ है, यहाँ भी बढ़ गया। शुगर है, शुगर के मामले में इंडिया है जो ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे उसका एक्सपोर्ट कम हो गया है 2022-23 के मुकाबले, क्योंकि आधा से भी ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि 2022-23 में था 5770.80 और अभी हो गया 2824। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यहाँ पे बढ़ा है हमारा। प्रोसेस्ड F&B, ये भी मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल है, मतलब प्रोसेस्ड किया हुआ, 1417 से 1624 हुआ, ये भी बढ़ा है। कॉफ़ी 1146 से 1200 हुआ, ये भी बढ़ा। जो ऑयल मिल है 1600 से 1700 हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ। ऑयल सीड 1300 से 1400 हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ है। जो इंक्रीज हो रहा है वो हमारे पास उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर जो कम हो रहा है तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। कैस्टर ऑयल ये घटा है, मतलब इसका प्रोडक्शन कम हुआ। रॉ कॉटन का एक प्रोडक्शन बढ़ गया, पर जो व्हीट है, गेहूँ है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट कम हो गया। जहाँ 1520.4 मिलियन डॉलर था एक्सपोर्ट जो 2022-23 में, वो 23-24 में मात्र 56.74 पे रहा। और जो अदर सीरियल्स है उसका भी प्रोडक्शन कम हुआ, जो 1200 के आसपास था वो अभी मात्र 500 पे हो गया है। तो हमारा एक्सपोर्ट ओवरऑल देखा जाए तो वो कम हुआ है।
53,153.55 से 48,821 पे आ गया है। अभी इंपोर्ट देखा जाए तो इंपोर्ट के कुछ टॉप दिए हुए हैं, मतलब हम लोगों ने दूसरे देशों से मंगाया है। तो वेजिटेबल ऑयल कम हुआ है, मतलब हमारे यहाँ अच्छा हो। यहाँ पे जो ये इंक्रीज होगा वो हमारे लिए नुकसान की चीज़ें हैं, क्योंकि दाल है जो हमने 1943.89 हमने मंगाया था, जो 2023-24 में 3,746 पे हो गया। तो मतलब ये बढ़ा है, हमारे पास प्रोटेक्शन कम हो गया। तो उसी तरह हमारे पास रॉ कॉटन का भी यही हालत है, नेचुरल रबर का भी यही हालत है। फिर कैस्यू भी हमने मंगाया है ज़्यादा, कैस्यू फ्रेश फ्रूट भी हमने ज़्यादा मंगा लिया। तो हमने इंपोर्ट पिछले के मुकाबले इस साल ऐसे देखा जाए ओवरऑल कम किया है। तो पिछले 2022-23 में हमारा इंपोर्ट 35,686 था, तो इस साल वो हो गया है, मतलब 23-24 में हो गया है 32,870। तो इंपोर्ट कम हुआ है, तो हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। और ये डाटा कहाँ का है? ये डाटा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हिसाब से। अब चलिए चलते अगले न्यूज़ पे। वाई ऑलिव रेडल्स केम टू ओडिशा नेस्टिंग ग्राउंड इन लार्जर नंबर दिस ईयर। तो ऑलिव रेडल्स एक टाइप के कछुए की प्रजाति है जो कि ओडिशा में नेस्टिंग करते हैं, हर साल आते हैं। ऑलिव रेडल टर्टल रिटर्न टू दी रुसिकुलियर रुक्की इन ओडिशा गंजम डिस्ट्रिक्ट फॉर 10 days मास नेस्टिंग इवन लास्ट मंथ आफ्टर हैविंग स्टेड अवे लास्ट ईयर। तो ये जो कछुए हैं वो हर साल रुसिकुल्य गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, लास्ट मंथ आते हैं 10 दिन के लिए। लास्ट मंथ आए थे 10 दिन के लिए, वहाँ पे नेस्टिंग करते हैं। नियरली 7 लाख ऑलिव रिडल लेड एग्स at the nesting ground between February 16 and February 25. The number of turtles was more than in 2023 when around 6.37 lakh laid eggs in the same stage of the Odisha coast. जो ये जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, रुसिकुलिया में, यहाँ हर साल आते हैं कछुए। स्पेशल कछुए ये यही आते हैं, जो कि 2023 में अराउंड 6.5 लाख अंडे उन्होंने दिए थे। इस साल भी वो लोग 7 लाख के आसपास वहाँ पे दिए हैं, फरवरी 16 से लेके 25 फरवरी तक। इनका नाम ऑलिव ग्रीन मतलब ऑलिव रिडल्स कैसे पड़ा? क्योंकि इनका जो सेल है उनका कलर ऑलिव की तरह है, जो ऑलिव ऑयल आता है उसके कलर की तरह है, इसलिए इसका नाम ऑलिव रिडल पड़ा। तो ये जो कछुए हैं ये सबसे स्मॉल होते हैं और मोस्ट अबंडेंट होते हैं, और जितने भी सी टर्टल्स होते हैं ये नॉर्मली वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में रहते हैं। जो इनका जो नाम है वो इनके मतलब जो हार्ट शेप के इनके जो सेल है उससे कारण पड़ा है। और ये अराउंड 2 फीट की लंबाई में होते हैं और 50 किलो इनका वजन होता है। और ये अराउंड 14 साल के एज तक मैच्योरिटी में अपने आ जाते हैं। ये नॉर्मली मांसाहारी होते हैं। और इनका नाम जैतून के कवच के कारण होता है। वे अपने अद्वितीय सामूहिक निधन के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें अरीबदा कहा जाता है। यह हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्री तट पर एकत्रित होती है। ये नॉर्मली वार्म वाटर में रहती है। ओडिशा के गहीर माथा समुद्री अभयारण्य समुद्री कछुओं के विश्व के सबसे बड़े रॉकरी के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं अगले पे। यूपी executes UP women convicted last year over infant killing MEA to High Court। तो यूपी के बांदा की एक थी शहजादी सबीर खान,
इसको 15 फरवरी को यूएई में फांसी दे दी गई। विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च को इसकी जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी और बताया कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। और 4 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में 2 साल से दुबई की जेल में बंद थी। 4 महीने पहले उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 28 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार को इसकी सूचना मिली थी। दुबई जाने से पहले शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। उसका चेहरा एक साइट से बचपन में झुलस गया था। साल 2021 में वह फेसबुक के जरिए आगरा के रहने वाले उज्जैन से मिली। उज्जैन ने चेहरा सही करवाने के लिए शहजादी को आगरा बुलाया था। सर्जरी के नाम पर नवंबर 2021 में दुबई में रहने वाले दंपति को भेज दिया था। ये सारे केस लगभग वुमेन ट्रैफिकिंग के ही होते हैं, यहाँ से नौकरी का झांसा देकर लोग दूसरे देश बुलाया जाता है, फिर वहाँ पे इन्हें बेच दिया जाता है। शहजादी सबीर खान, एक केयर गिवर फ्रॉम यूपी बांग्लादेशी हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ लास्ट ईयर इन दी यूएई फॉर एलिज्ड मर्डर ऑफ ए 4-month-old infant was executed on February 15, जिन्हें लास्ट ईयर मौत की सजा सुना दी गई थी। 4 महीने के बच्चे को मारने के जुर्म में उन्हें 15 फरवरी को फांसी की सर पे लटका दिया गया, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने दिल्ली हाईकोर्ट को मंडे को बताया। अपॉन लर्निंग ऑफ हर एग्जीक्यूशन ऑन मंडे, her family in Banda said they would approach the central government for help in bringing her body back home. The MEA informed the Delhi High Court about the execution during a hearing on the family petition seeking information about Shahzadi's well-being. They were extremely shocked to learn about the execution since they had spoken to Shahzadi over phone earlier that day, the family said. तो फैमिली ने पिटीशन दायर किया था हाई कोर्ट में कि अब तो जो हो गया, उनकी बॉडी को वापस लाना है ताकि उनका जो भी रीति रिवाज के हिसाब से आखिरी में जो भी किया जाता है वो कर ले। Her father Sabir Khan had repeatedly appealed to the central and the state authorities for help, claiming she was falsely implicated in the murder case. The family maintained that she was wrongfully accused of mothering the infant child of a couple. She was working in Abu Dhabi, the UAE capital, since 2021. तो उनके जो पिताजी थे सबीर खान, उन्होंने सेंट्रल में और स्टेट अथॉरिटी में बहुत बार मदद मांगने के लिए गुहार लगाया कि उनकी बेटी को ज़बरदस्ती गलत केस में फंसा दिया गया है, कि उनकी बेटी ने किसी बच्चे को नहीं मारा, स्पेशली वो इनके यहाँ पे वो 2021 से काम कर रही थी। The government told the Delhi High Court that she was executed on February 15th, but they never informed us despite our request for help for months. We will approach the External Affairs Ministry to bring the body of my sister back to India, said शहजादी ब्रदर शमशेर खान। तो वो एक्सटर्नल अफेयर के पास मिनिस्ट्री में अर्जी डालेंगे कि उनकी बहन के जो शरीर है उनको वापस ले आया जाए इंडिया में। अगले न्यूज़ पे चलते देखते अगला क्या है। ए थर्ड ऑफ इंडिया विल बी ऑब्सेस बाय 2050। कहने का मतलब है कि 2050 तक 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तो कहा क्या है कि 21.8 करोड़ मेन और 23.1 करोड़ वुमेन, मतलब टोटल करें तो अराउंड 45 करोड़ लोग, या तो बोला जाए 1/3 ऑफ पॉपुलेशन मोटापे का शिकार हो जाएंगी 2050 तक।
और अगर ग्लोबली देखा जाए तो मोर देन हाफ ऑफ ऑल एडल्ट्स एंड 1/3 ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट विल बिकम ओवरवेट और ऑब्सेस बाई 2050। मतलब आधे से ज़्यादा लोग, मतलब आधे ज़्यादा एडल्ट और 1/3 बच्चे मतलब मोटापे का शिकार हो जाएंगे ग्लोबली, और इंडिया में 1/3 उसका रेशियो है। तो ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। मतलब जितना ज़्यादा मतलब नमक वाला खाना है, शुगर या फैट हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं, जिसके कारण ये बढ़ रहा है। और मोटापे से बचना है तो लोगों को मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, लेस स्ट्रेस, एक्सरसाइज या योगा मान लीजिए, और पसंद का कोई भी कार्य जिसमें उन्हें आनंद आए। और ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो उन्हें मतलब मोटापे से मतलब मोटापा नहीं आएगा और बॉडी फिट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले जो भी आर्टिकल्स आएंगे उनके हिसाब से। तब तक के लिए थैंक यू।